जनवरी 30 को WHO ने डिक्लेयर किया कि कोरोना वायरस एक ग्लोबल इमरजेंसी है। जनवरी 30 को भारत में पहला कोरोना का केस केरला में डिटेक्ट हुआ, जो बाहर से एक फ्लाइट आई थी। लेकिन सारा फरवरी का महीना प्रधानमंत्री ने गवा दिया ट्रंप के इवेंट में, होम मिनिस्टर ने गवाया शाहीन बाग में करंट लगाने में, और फाइनेंस मिनिस्टर जो प्लान करते इकोनॉमी को कैसे बचाते, वो देश को गोली मारने में के नारे में उन्होंने फरवरी बिता दिया। ये हमारे प्रधानमंत्री, उनकी बात मानना चाहिए और गर्व होता है, हमारे प्रधानमंत्री है। आज भी टेस्टिंग हमारी 13 लाख हुई है, हमारी 130 करोड़ की आबादी है। प्रधानमंत्री ने अगर मुल्क को लॉकडाउन कर दिया, उस वक्त केसेस जो थे कुछ 100 के आंकड़े के अंदर थे, आज 50,000 केसेस हुए, तो फिर लॉकडाउन का फायदा क्या हुआ है? आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स, जगबाणी टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रमित, और आज हमने अपने प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट किया है राजनीतिक विश्लेषक, टीवी पर्सनालिटी और कांग्रेस समर्थक के तौर पर उनको जाना जाता है, हमारे साथ तहसीन पूनावाला। श्रमित जी, कोरोना काल में फिर क्या कर रहे हैं आजकल आप? जी, जो सब कर रहे हैं कोरोना काल में, घर पे रहते हैं अधिकतर और काम घर से ही करते हैं। लेकिन मेरी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि टीवी डिबेट्स काफी होती है, टीवी पर काफी आपको टीवी काफी करना पड़ता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा काम बढ़ गया है। और अब डिजिटल भी है? टोटली डिजिटल में तो मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ। जी, ठीक है। तो कोरोना काल में जिस हिसाब से जो सिचुएशन अभी पूरी दुनिया के सामने खड़ी हो गई है, ये ऐसी सिचुएशन है, एक इनविजिबल एनिमी है, उससे हमें लड़ना है, और उससे लड़ने के लिए पूरी दुनिया एक हो गई है। प्रधानमंत्री ने भी संदेश दिया कि मिलकर कोरोना से जंग लड़नी है, तो इस अपील पर आपका क्या टेक है? जनवरी 30 को WHO ने डिक्लेयर किया कि कोरोना वायरस एक ग्लोबल इमरजेंसी है। जनवरी 30 को भारत में पहला कोरोना का केस केरला में डिटेक्ट हुआ, जो बाहर से एक फ्लाइट आई थी। फरवरी से विपक्ष, मैं खुद हर टीवी चैनल पे कह रहा हूं, इसकी बहुत बड़ी एक स्वास्थ्य की संकट और आर्थिक संकट हमारे मुल्क पर आने वाली है। लेकिन सारा फरवरी का महीना प्रधानमंत्री ने गवा दिया ट्रंप के इवेंट में, होम मिनिस्टर ने गवाया शाहीन बाग में करंट लगाने में, और फाइनेंस मिनिस्टर जो प्लान करते इकोनॉमी को कैसे बचाते, वो देश को गोली मारने में के नारे में उन्होंने फरवरी बिता दिया। हमने जनवरी, फरवरी और मार्च 15 तक का जो एडवांटेज था भारत को, वो हमने पूरी तरह से गवा दिया। मार्च 13 को मोदी जी की हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि भारत में ये इमरजेंसी है ही नहीं। मार्च 13 की बात है। तो मार्च 15 को प्रधानमंत्री टीवी पे कहते हैं जितने भी लोग भारत में आए जनवरी से, सबकी हमने चेकिंग की है। उसके बाद राजीव गौबा उनके कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं 18 लाख लोगों की चेकिंग हुई नहीं। ये जो अगर हम जनवरी या फरवरी में अलर्ट होकर हम देखते कि चाइना और ईरान, पहले दो मुल्क में जहां ये वायरस जो है वायरल हुआ था, वो था चाइना और ईरान, उसके बाद ये इटली गया। अगर उनको देखकर हम फरवरी में हमारे मुल्क को बाहर से सारी फ्लाइटें हम बंद कर देते, आज हमारा मुल्क बेहतर स्थिति में होता। हम अंडर प्रिपेयर्ड थे टेस्टिंग के लिए। यहाँ एक पॉइंट मैं भी लेना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि WHO ने अलर्ट किया, WHO को लेकर अमेरिका लगातार सवाल उठा रहा है, और दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री या फिर बाकी मुल्क जो है, कई बड़े नुमाइंदे कह रहे हैं कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, भारत से हमें बहुत सहयोग भी मिला है। ठीक है, सबसे पहली बात कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया। किस बेसिस पे हम कह रहे हैं? क्योंकि जो टेस्टिंग है भारत की, आज भी टेस्टिंग हमारी 13 लाख हुई है, हमारी 130 करोड़ की आबादी है। टर्की जैसा मुल्क जिसकी 8 करोड़ की आबादी है, उसकी टेस्टिंग 12 करोड़ हुई है और 12 लाख हुई है। हमारी टेस्टिंग पर 1000, टेस्टिंग पर मिलियन नहीं देखा जाता, पर 1000 देखा जाता है। हमारी टेस्टिंग हमारे नेबरहुड में, मैं दुनिया भर की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे कम है। हमारी टेस्टिंग अफ्रीकन मुल्कों के बराबर है। तो अगर आप टेस्ट करोगे नहीं, तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि केसेस कितने हैं। आज हम 50,000 केसेस पर पहुंच गए और टेस्टिंग इतनी कम है। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, एक ऐसे नहीं लेंगे तहसीन कि इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी, और इस बीच प्रधानमंत्री के एक संदेश पर सब लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं, और उसके बाद जो आंकड़ा एनालिसिस एक किया जा रहा है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हमारे यहाँ पे जो है रेट उतना मतलब बड़ा नहीं है, जिस हिसाब से लॉकडाउन की वजह से सिचुएशन को कंट्रोल किया। देखिए, इस पर मुझे ऑनेस्टली जो भारत सरकार के डेटा है, इस पर शर्मित भाई आपको भी इस वक्त संदेह होना चाहिए,
और सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री जिनके बोलने पर एक ही आदेश पर हम लोगों ने 4 घंटे में सारी 86% नोट निकाल दिए। उस पर प्रधानमंत्री जी डेटा देते रहे कि इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी की हालत क्या होगी कोरोना के पहले हम सब जानते। मैं इस विषय पर आना चाहता हूं। 4 घंटे में हमने मुल्क को लॉकडाउन कर दिया। प्रधानमंत्री ने अगर मुल्क को लॉकडाउन कर दिया, उस वक्त केसेस जो थे कुछ 100 के आंकड़े के अंदर थे, आज 50,000 केसेस हुए, तो फिर लॉकडाउन का फायदा क्या हुआ है? आप एक हाइपोथेटिकल कर्व लाइन दिखा रहे हो और बता रहे हो कम हो रहा है, लेकिन केसेस तो बढ़ रहे हैं। और केसेस किसके मुकाबले बढ़ रहे हैं? आप जितना टेस्टिंग बढ़ा रहे हो, क्योंकि फरवरी से आपकी टेस्टिंग बढ़ गई है, अब 13 लाख टेस्टिंग हुई है, तो जैसे आपके टेस्टिंग बढ़ रहे, आपके केसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरा उन पे सीधा सीधा आरोप ये है, अगर फरवरी और मार्च में प्रधानमंत्री फोकस करते और कंसंट्रेट करते, हम प्रिपेयर्ड होते, तो आज हम बेटर स्थिति में होते इकोनॉमिकली। तहसीन, प्रधानमंत्री पे सवाल आप उठाते हैं लगातार, लेकिन आप देखिए कि जो रिस्पांस, मतलब प्रधानमंत्री कह रहे हैं मिलकर कोरोना की जंग से हमें लड़ना है, इस अपील पर आप गौर कर रहे हैं? क्योंकि चाहे कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में हो, कांग्रेस कोalition की, या फिर पंजाब में आपकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार हो, वहां पर तालमेल को लेकर क्या हुआ, फिर आप वो भी बताइए जरा। नहीं, बिल्कुल आपको देश को एक होकर इसके खिलाफ लड़ना ही होगा। लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बात कहता हूं, आज मैं महाराष्ट्र में हूं, मेरा जो राज्य है, इसके 18,000 करोड़ जीएसटी के पैसे आने केंद्र से, क्यों नहीं दे रहे हमारे पैसे? हमें पीपीई किट्स, अगर हमें 50,000 पीपीई किट की जरूरत है, तो केंद्र 4,000 बेचती है, 5,000 बेचती है, जबकि हर एक महाराष्ट्रन औसतम पर एवरी ईयर 30,000 रुपया कंट्रीब्यूट करता है केंद्र की किटी को। सबसे अधिक महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता। सामने हमें कितना मिलता है? हमें सामने 4 या 5,000 भी नहीं मिलता। देखिए कहीं ना कहीं आज एक मिनट शर्मित भाई, आज जब मुझे मेरे पैसे की जरूरत है, आज आप मुझे मेरे जीएसटी के पैसे नहीं दोगे और आप कहेंगे मिलकर लड़ना है। ये महाराष्ट्र में बीमारी कहां से आई? गुजरात में कहां से आई? केरला में कहां से आई? बाढ़ से आई है? ये सब हम मानते विदेश से। एयरपोर्ट्स किसके डोमेन में? सीधे सीधे प्रधानमंत्री के डोमेन में। ये वायरस अगर हमारे मुल्क में आए, बाहर से आए, और इसकी जिम्मेदारी केंद्र की हुकूमत पे जाती है। लेकिन कांग्रेस को अपने भीतर भी कुछ देखना होगा कि महाराष्ट्र और पंजाब में आखिर इतनी खींचतान क्यों हुई, जबकि दोनों जगह पे आपकी सरकारें हैं। वो जो श्रद्धालु वहां से वहां गए, फिर इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रहा है दोनों प्रदेशों में? आप अपना तालमेल क्यों नहीं बिठा पा रहे? कि आप प्रधानमंत्री पे तो सवाल उठाते हैं, लेकिन आपको अपना तालमेल भी तो देखना होगा। अगर उसको आप बेहतर ढंग से कर लेंगे तो फिर सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी, आप इतने विशाल मुल्क को 4 घंटे में आपने लॉकडाउन कर दिया। 4 घंटे में आपने 86% जो पैसा था आपने बाहर निकाल दिया। ऐसे नहीं होता है। आपने ताली और थाली बजाने को 2 दिन का समय दिया। आप कम से कम प्लानिंग करते, आप आते, एक बार ये इमोशनल बातें बंद करते, वेग बातें, दुनिया हमारी तारीफ करती, ये हो रहा। आप स्पेसिफिक बताइए ना एज अ प्रधानमंत्री कि देखिए आज हम इस मुकाम पे, हमारा एम्बिशन ये है, हम इकोनॉमी पे ये है, हम यहां पर ये है। आप स्पेसिफिक प्लान्स बताते नहीं हो, आप वेग बातें करते हो। ताली थाली के लिए आप 2 दिन का समय देते हो, बाकी आप 4 घंटे में मुल्क को लॉकडाउन करते हैं। हजारों लोग, सिर्फ पंजाब के लोग ने, हजारों लोग देश भर में फंस गए। और कल कर्नाटका में क्या हुआ? माइग्रेंट लेबरर्स को आपने अलाउ नहीं किया दोबारा घर जाने के लिए। ये कब तक चलेगा? ये मुल्क जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, फेडरल स्ट्रक्चर है। एक व्यक्ति अगर कुछ सोचते, उनके सोचने पर सारा मुल्क नहीं चल सकता है। उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। तहसीन, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी होने के नाते आपने, फिर सत्ताधारी दल की तरफ से ये भी पूछा जाता है कि आपने क्या किया देश के लिए? आप विपक्ष के तौर पर आप भी बाहर निकलकर जो है मदद पहुंचा सकते हैं। और ये बात भी पूछी जाएगी कि तहसीन पूनावाला खुद एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने अपने इलाके के लिए, अपने आसपास के लिए क्या किया? मेरी वाइफ और मैं, जब से लॉकडाउन हुआ है, हम लोग को ये मौका और सौभाग्य मिला है कि हम 250 लोगों को रोज खाना 2 बार और 50 स्ट्रे एनिमल्स को हम खाना दे पाते, और ये हम 2 महीने से दे रहे। हम इसकी सेल्फी और फोटोज के हम और खाने के हम फोटोज नहीं लगाते, बट ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन मैं इससे बड़ी एक बात करना चाहता हूं, मैं एक ऑनेस्ट टैक्स पे हूं, मैं अपना टैक्स पूरी तरह से ईमानदारी से भरता हूं। मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मैंने उनको पूरी सैलरी दी, मार्च की, अप्रैल की, मई की मैं पूरी सैलरी दे रहा हूं। मुझे चैरिटी क्यों करनी चाहिए? जब मैं टैक्स भर रहा हूं,
लोगों का ध्यान रखना सरकार का काम है। मैं कर रहा हूं ये, मैं क्योंकि मैं करना चाहता हूं, ये मेरा मुल्क है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? लगातार प्रधानमंत्री 2014 से हमसे कुर्बानी मांग रहे, मांगना चाहिए, हमारा मुल्क है, हमारे प्रधानमंत्री है। 2016 को नोटबंदी में कुर्बानी मांगा, जीएसटी में कुर्बानी मांगा, बिजनेसेस को डिस्टर्ब कर दिया, आज कुर्बानी मांग रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं 2004 से 2014 तक हमने इतनी प्रगति की इकोनॉमिकली, मुल्क इतना तरक्की कर रहा था, हम चाइना के साथ मुकाबला कर रहे थे इकोनॉमिकली, हम टॉप 8 में आ गए थे, उस वक्त हम टॉप 8 में आ गए थे। आज रिसेशन में है, बार बार हमसे बताया जाता, हमें डराया जाता है, हमसे कुर्बानी मांगी जाती। ये पिछले 7-6 सालों में मैं पूछना चाहता हूं कि इकोनॉमी क्यों बर्बाद हो गई है, क्यों खराब हो गई है, क्यों हमसे कुर्बानी मांगी जाती है? आप कुर्बानी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पिछले 6 साल में 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन हुआ और प्रधानमंत्री को मैंडेट भी तो मिला है। मतलब लोग अगर उनके कहने पर थाली बजा रहे हैं, उनके कहने पर सारी बातों पर गौर कर रहे हैं, तो मतलब कुछ तो बात होगी। बिल्कुल, ये हमारे प्रधानमंत्री, उनकी बात मानना चाहिए और उनको बिल्कुल मैंडेट मिला है, मुल्क का मैंडेट मिला है, 35-36% वोट मिला है उनको और बिल्कुल आपको उसका आदर करना चाहिए। लेकिन ये एक डेमोक्रेसी है। क्या ये रिस्पेक्ट टू वे स्ट्रीट है? जब भी प्रधानमंत्री टीवी पे आते, वो हमसे एज इक्वल सिटीजन्स बात नहीं करते कि हम भी पार्टनर्स है। वो हम लोगों से कैसे बात करते हैं कि उन्होंने कुछ सोचा है, उन्होंने फैसला लिया है। ये डिक्टेटरशिप नहीं है। चलो और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, इस बात को हम छोड़ दे, क्या प्रधानमंत्री स्पेसिफिकली डेटा के साथ बता सकते कि हमारा आगे का इकोनॉमिक प्लान क्या है? क्या कोई स्टडी प्रधानमंत्री जी ने किया है कि भारत जैसे मुल्क पे जो कोविड का इंपैक्ट होगा, उसके मुकाबले इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा? क्या उसकी कोई स्टडी आई है? क्या ये चीज जरूरी नहीं है प्रधानमंत्री जी को बताना कि सिर्फ ताली और थाली बजाना जरूरी है? आपने प्रधानमंत्री को लेकर काफी भड़ास निकाली, लेकिन विपक्ष के तौर पर एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी के पास अभी अध्यक्ष नहीं है। ये बार-बार पूछा जाता है सत्ताधारी दल की तरफ से कि इस पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं है, अभी इसका कोई लीडर नहीं है। तो क्या ये भी चर्चाएं पिछले दिनों में चल रही हैं कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बनने वाले हैं? इस वक्त अध्यक्षता की जो जिम्मेदारी वे सोनिया गांधी जी के पास है और वो एक फैंटास्टिक जॉब कर रही है। दूसरी बात, कांग्रेस के चाहे राहुल गांधी बने या कोई और अध्यक्ष बने, अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के माध्यम से बना जाएगा। अब आप उस इलेक्शन की प्रोसेस पे सवाल उठा सकते हैं, जमहूरियत में ये अधिकार है और मैं ये इससे इनकार नहीं करता कि इलेक्शन को और भी बेटर लगता है कि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा किसी को और कोई अपना पाएगा कांग्रेस में? ऐसा माहौल पिछले कई सालों में, फिर जिसको लेकर विपक्ष भी सवाल उठाता है, आपके विपक्षी सवाल उठाते हैं कि एक परिवार विशेष की पार्टी, बस परिवार पर ही जो है फोकस करती है ये पार्टी। मुझे बहुत हंसी आती जब बीजेपी ऐसे आरोप लगाते। मुझे बहुत एक बार मैं एक रैली देख रहा था जहां पर प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस एक डायनेस्ट है। उस वक्त वे शायद चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, कि कोई डायनेस्ट पार्टी है। और उस मंच में बैठे थे सुखबीर सिंह बादल, उनके पिताजी प्रकाश सिंह बादल। मुझे बहुत हंसी आता है जब धूमल साहब के बेटे अनुराग ठाकुर बनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। मुझे बहुत हंसी आता है जब वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत राजे पॉलिटिक्स में आते, जब राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह पॉलिटिक्स में आते। मुझे बहुत हंसी आती है जब सर्ववासीय महाजन की बेटी पूनम महाजन बीजेपी वाईएम की अध्यक्षता बनती है और गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी पंकजा एमपी और एमएलए बनती है और मिनिस्टर बनती है। मुझे बहुत हंसी आती है जब देवेंद्र फडणवीस बोलते कि वे डायनेस्ट नहीं, जबकि उनके पिताजी आरएसएस में थे, रविशंकर प्रसाद जी के पिताजी आरएसएस में थे, जब पीयूष गोयल जी के पिताजी बीजेपी के ट्रेजरर थे। 15% बीजेपी मिनिस्टर्स आज डायनेस्ट है। लेकिन इसको भी हम छोड़ देते इस बात को। आज मुझे बताए, क्या बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री बना है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ नहीं है? आप बताइए मुझे, क्यों सिर्फ आरएसएस का व्यक्ति बीजेपी का प्रधानमंत्री बनेगा? चलिए तहसीन, ये बताइए कि आप इस लड़ाई को लेकर, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर, कई और कांग्रेस नेताओं से बात हो रही, वो कह रहे कि प्रधानमंत्री के हम साथ हैं, हम पूरे देश के साथ हैं हम, क्योंकि हमें इस इनविजिबल अदृश्य दुश्मन से लड़ना है। लेकिन आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ ज्यादा ही भड़ास निकाल रहे हैं, मुझे लग रहा है। लेकिन तहसीन, आपको क्या लगता है कैसे लड़ा जाना चाहिए कोरोना के साथ? जमहूरियत में सवाल उठाना बेहद जायज है और अगर कुछ कांग्रेस के नेता है जो समझते कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम करता है, इनका विशेष अधिकार है। मैं भी समझता हूं कि कुछ मामलों में प्रधानमंत्री जी ठीक काम करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम कोरोना से बहुत ज्यादा डर गए हैं, बहुत ज्यादा। हमें ये समझना होगा कि ठीक है, ये एक इनविजिबल एनिमी है,
लेकिन इनविजिबल एनिमी नया तो नहीं, हमारी दुनिया में माइक्रोब्स, सारी यूनिवर्स में माइक्रोब्स फैले हुए हैं। और जब हम कहते हैं कि माइक्रोब्स ये हमारी इम्यून सिस्टम इससे लड़ने के लिए काबिल नहीं है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता हूं। अधिकतर केसेस, 90% से अधिकतर केसेस रिकवर होते हैं, या हमें उनको पता ही नहीं चलता कि उन्हें कोरोना वायरस हुआ है नहीं हुआ है, कोविड हुआ है नहीं हुआ है। तो कौन उसे रिकवर कर रहा है? आपका इम्यून सिस्टम उसे रिकवर कर रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, 10%, 12%, 15% लोग हैं जो इसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। हमें उनके लिए ध्यान रखना चाहिए, हमें उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। लेकिन आप पूरी दुनिया को बंद कर दो क्योंकि कोविड हो गया है, तो क्या मई 3 के बाद, मई 16 को, मई 17 को कोविड चला जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, अचानक से चला जाएगा? नहीं, ये कोई दुकान का सामान नहीं कि मई 17 को ये डिसअपियर होगा। हमें कोविड के साथ जीना सीखना होगा जब तक इसकी वैक्सीन और दवा नहीं निकलेगी। तो सेंसिबली हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते, हाइजीन मेंटेन करते, हमें जिंदगी के साथ आगे बढ़ना ही होगा। हम कैसे जिंदगी बंद करते क्योंकि कोविड आया है? जी। अच्छा तहसीन, अभी आप काफी दिनों से घर के अंदर हैं, कहीं बिग बॉस वाला फील आपको दोबारा तो नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए, बिग बॉस में ये था कि आपको मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं थे, पॉलिटिकल बातें अलाउड नहीं थी। अच्छा, मैं आपको एक इंटरनल बात बताता हूँ बिग बॉस की। एक बार मुझे बिग बॉस ने वो जो उनका सीक्रेट रूम होता है उसमें बुलाया, और मेरी काफी उन्होंने क्लास ली, कहा कि आप और सिद्धार्थ शुक्ला ये बाहर की बातें करना बंद करें। तो सिद्धार्थ और मैं पॉलिटिक्स बहुत डिस्कस करते थे, तो बिग बॉस में ये अलाउड नहीं था डिस्कस करना, मोबाइल फोन्स, न्यूज़पेपर्स, आपसे बात करने को मुझे मौका नहीं मिलता अगर मैं बिग बॉस हाउस में होता। तो ये तो मुझे बिल्कुल फील नहीं आ रहा है। प्लस यहाँ पर जो है बिग बॉस हाउस में आपको काम खुद पे करना पड़ता था। तो यहाँ पर ये है कि हम फॉर्चुनेट कि जो हमारा घर का स्टाफ है, दे आर स्टेइंग विद अस, तो ये थोड़ा सा आराम भी है। इट्स अ गुड फीलिंग। ओके, चलिए ठीक है तहसीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और प्रधानमंत्री को लेकर आपने जमकर भड़ास निकाली है, लेकिन प्रधानमंत्री को सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री को लेकिन चौतरफा जो है दुनिया भर से तारीफ भी बहुत मिल रही है उनकी लीडरशिप को, कि इंडिया जो है उनकी लीडरशिप में कोविड के साथ अच्छी फाइट कर रहा है, ऐसा दुनिया भर का, वो भी हमें मानना चाहिए कि जो दुनिया भर के नुमाइंदे, और गर्व होता है, हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि सबको साथ लेकर चले, और दूसरी बात, जो बात हमसे करते हैं हमें इक्वल पार्टनर्स लेकर बात करे, ना कि मैंने कुछ सोचा उसका फैसला किया। हमसे पूछे, देशवासियों के साथ पार्टनरशिप करें। लेकिन देशवासी जो है पता नहीं क्यों जब भी वो कोई अपील करते हैं उसका कहना जरूर मानते हैं और आपकी बात कम सुनते हैं। तो आपको या आपकी ग्रैंड पार्टी को थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी पार्टी, सत्ताधारी दल जो है वो जनता के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन हमें समय देने के लिए। थैंक यू।